हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का करंट अफेयर देखते हैं टॉप 10 डेली अगस्त 31। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। अगर हम देखें तो प्लेसेस से न्यूज़ काफ़ी है। इंटरनेशनल टॉपिक रिलेशन का टॉपिक है। गोमा एक कॉन्गो में है वो, और गेबोन में एक अनरेस्ट चल रहा है जो अफ्रीकन कंट्री है। तो इस तरह से 8th कंट्री बन गया गेबोन जहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ है। तो इसको समझेंगे। यूएन का रिपोर्ट है एक डाइट हेल्दी डाइट को लेकर। रेलवे सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे। इंडिया में रेलवे एक्सीडेंट बहुत सारा है, इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको धीरे धीरे सिलेबस जाता हूँ। पहला है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसको लेके इरेगुलरिटीज़ है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके बारे में बात की गई है। तो जीएस पेपर 2 का पार्ट है। एडुकेशन पॉलिसी है ये, इसलिए एडुकेशन में आएगा ये। रेड सैंड बो स्नेक का जो है इलीगल ट्रेड हो रहा है, तो जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। यूएन रिपोर्ट है हेल्दी डाइट पे कि इंडिया जो है ब्रिक्स कंट्री में बहुत लो है हेल्दी डाइट प्रोवाइड करने में। उसके बारे 74% पीपल को नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बारे में समझेंगे। तो जीएस पेपर 2 हेल्थ रिपोर्ट है, इसलिए रिपोर्ट पॉलिसी ये सब हेल्थ में जाएगा। रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड है, तो जीएस पेपर 3 किस गवर्नमेंट क्या कर रही है सेफ्टी को लेकर भी। रिसेंटली उड़ीसा में एक जो एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी भयानक था वो, तो उसको लेके गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा ये। जो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के हैं वो उनको उनका सस्पेंशन फिर से रिवोक कर दिया गया, तो उसके बारे में समझेंगे। जीएस पेपर 2 का ये पार्ट है। फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है एनजीटी एंड बीआरओ। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देखता है रोड्स एंड ऑल बॉर्डर्स पे, और एनजीटी तो इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन दोनों एनजीटी ने बोला है इसको पेड़ लगाने के लिए उत्तराखंड में, तो उसके बारे में समझेंगे। ये जीएस पेपर 3 में आएगा। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा ये, एंड दूसरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड भी है, तो दोनों को समझेंगे। एनजीटी कब बना, बीआरओ कब बना, ये सब समझेंगे क्या कर रहा है ये। प्लेसेस इन न्यूज, गोमा में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसकी वजह से बहुत लोग मारे गए। तो कॉन्गो इस बार भी आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे तो साउथ अफ्रीकन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए उसको, उस ट्रेंड को देखना। तो जो भी न्यूज है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ प्लेसेस आ रहे हैं तो उसको समझेंगे। तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी का पार्ट है ये। गेबॉन अनरेस्ट जीएस पेपर 2 स्टार्टिंग में मैंने इनिशियली बताया आपको, आईआर का पार्ट है ये, और ज्योग्राफी भी होगा इसमें। हम मैप्स को भी समझेंगे। आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, वो आईटी हार्डवेयर के लिए अप्लाई किया है बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ने, उसके बारे में समझेंगे। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक पॉलिसी। रेगुलेशन ऑफ यूसीबी, आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि कैसे रेगुलेशन यूसीबी का अच्छा किया जा सकता है, और अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले मई में आरबीआई ने कुछ फ्रेमवर्क भी लागू किया, और यूसीबी क्या है उन सबको समझेंगे। तो जीएस पेपर 3 बैंकिंग का पार्ट है। इकोनॉमी में आएगा प्रॉपरली। बैंकिंग तो मेंशन नहीं है यूपीएससी के सिलेबस में प्रॉपरली, लेकिन इकोनॉमी का पार्ट है। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप अगर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है, देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए। ये रेगुलर चल रहा है। कोशिश करूँगा इसको सुबह मैं करूँ जल्दी, 8-9 बजे से पहले अपलोड कर दूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्कॉलरशिप स्कैम केस था। ईडी सर्चेज इन 4 स्टेट। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, उन्होंने 24 लोकेशन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में देखा। उन्होंने देखा कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से और बैकवर्ड कास्ट से, उसके फ़ंड को डिस्पर्स करने में उसमें इरेगुलरिटीज़ आ रही है। तो इसको लेकर था। तो हम स्कीम को समझते हैं। स्कीम क्या है? स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, यानी स्टेट और गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल का भी कुछ सेंट्रल भी फंडिंग करती है और स्टेट भी करती है, और इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ये एससी स्टूडेंट को जो कि पोस्ट मैट्रिकुलेशन और पोस्ट सेकेंडरी स्टेज टू इनेबल देम टू कंप्लीट देयर हायर एजुकेशन के लिए है। दिस स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर स्टडीज़ इन इंडिया ओनली। सिर्फ इंडिया में पढ़ेंगे तो आर अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट यूनिट टू विच एप्लीकेंट एक्चुअली बिलोंग्स परमानेंटली सेटल्ड। जो परमानेंटली सेटल्ड हैं उन्हीं को मिलता है।
इनरोलिंग द पुअरेस्ट स्टूडेंट, टाइमली पेमेंट, कंप्रीहेंसिव अकाउंटेबिलिटी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड टोटल ट्रांसपेरेंसी। इनकम सीलिंग भी लगाया गया है इसके ऊपर। इनकम सीलिंग देखेंगे तो 25,000 पर एनम है, सॉरी 2,50,000 पर एनम है, यानी पेरेंट्स गार्डियन सब मिला के सारे सोर्सेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। कैबिनेट ने टोटल इन्वेस्टमेंट भी इसमें किया। फंडिंग पैटर्न 60-40 का रखा सेंट्रल और स्टेट के लिए। 2021 से स्टार्ट हुआ। सेंट्रल शेयर वुड बी रिलीज आफ्टर इंश्योरिंग दैट द कंसर्न गवर्नमेंट हैज़ रिलीज देयर शेयर। तो कमिटेड लिएबिलिटीज़ है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो मेनली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए बनाया गया है। सिर्फ इंडिया में जो पढ़ रहे हैं उसके लिए, जो परमानेंट रेसिडेंट हैं उनके लिए, और जो कैप है वो 2,50,000 पर एनम का है। तो हमें इतना याद रखना है फैक्ट्स को लेके। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर फंड करती है। आज के द हिंदू के पेज 1 में वही आर्टिकल 370 को लेके है एंड ऑल चंद्रयान, तो वो चल रहा है इवोल्यूशन में। उस न्यूज़ को कवर करने से कोई मतलब है नहीं। रोज़ रोज़ टेक्निकलिटीज़ तो हम जान चुके हैं कि क्या है चंद्रयान में। ये आर्टिकल 370 एक बार पूरा हो जाए, उसमें जैसे 35 पे आया तो मैंने कवर कर दिया, 370 उससे पहले कवर कर चुका हूँ मैं, इधर 3 दिन पहले। 35 पे भी परसों मैंने कवर कर दिया, तो अब उसको फिर से कवर करने का कोई मतलब नहीं है। अब वो बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो CGI है जो गवर्नमेंट से, तो जब वो एक बार फाइनल हो जाएगा तो उसको एक बार कंप्रीहेंसिवली कवर कर लेंगे या उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ओके। या फिर कुछ नया आता है ऐसा जो मुझे लगे कि उसको इसमें टॉप 10 में इंक्लूड करना है तो मैं उसको इंक्लूड करूँगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। सारा न्यूज़ ये आपका द हिंदू से है, सोर्सेज द हिंदू का है। पेज नंबर आप देख लीजिएगा, ई पेपर से मैंने पेज नंबर मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ये सारा न्यूज़ जो है आज के द हिंदू यानी अगस्त 31 के द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है मैंने। WCS जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, उन्होंने दिया कि इलीगल ट्रेड हो रहा है रेड सैंड बो का। रेड सैंड बो एक स्नेक है, ये आप देख रहे हैं इमेज। तो रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय द वाइल्ड लाइफ ट्रैफिक, रिपोर्ट क्या था, इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड बो इन इंडिया 2016 से 2021 का डेटा बताया गया। रेड सैंड बो के बारे में बताया कि मतलब लगभग 15 ऑफ दिस इंक्लूडेड सैंड बो अलॉन्ग साइड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, उनका इलीगल ट्रेड हो रहा है। इसमें बताया गया बहुत सारा इंसिडेंट देखा गया जो कि 18 स्टेट में है लगभग और 1 यूनियन टेरिटरी में है, हाईएस्ट नंबर भी है, सब डेटा फिक्स दिया हुआ। तो रेड सैंड बो जो है वो क्लासीफाइड है नियर थ्रेटेंड बाय द IUCN में नियर थ्रेटेंड है, ओके। एंड यानी IUCN कैटेगरी क्या है इसका, नियर थ्रेटेंड, ये आपको याद रखना है। हैबिटेट रेंज है, इसको आप समझ जाएंगे अभी। रेड सैंड बो इज नाउ एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड रेप्टाइल स्पीसीज इन द इलीगल ट्रेड मार्केट ड्यू टू इट्स डिमांड इन द पेट ट्रेड में आता है एज वेल एज फॉर यूज इन ब्लैक मैजिक में। पेट ट्रेड ये पॉइजनस नहीं है इसलिए पेट ट्रेड में। रेयर नॉन पॉइजनस स्नेक है इसीलिए पेट बना सकते हैं इसको। दैट इज यूज फॉर मेकिंग सर्टेन मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एंड इन ब्लैक मैजिक एंड इज इन ह्यूज डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। It is found in the whole of India excluding northeast state after North Bengal, also not found in Indian islands में नहीं मिलता, पूरे भारत में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा। It is famous as two-headed snake due to presence of very thick tail having rounded, क्योंकि दोनों तरफ thick tail मतलब इधर तो इसका फेस हो गया, ये माउथ है, thick tail होने की वजह से इसको two-headed snake बोला जाता है। The trade and possession of the red sand bow is an offense है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। स्पीसीज़ जो है लिस्टेड है शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट, अल्सो इट इज़ लिस्टेड साइट्स में भी है। तो IUCN में नियर थ्रेटेंड, साइट्स में अपेंडिक्स 2 यानी ट्रेड इसका जो है वो बैन है। ऑफेंस है ट्रेड यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी, और शेड्यूल 4 में भी लिस्ट है ये इसके शेड्यूल 4 में, ओके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 4 में ये लिस्टेड है। आगे चलते हैं। इन इंडिया 74% कांट अफोर्ड है हेल्दी डाइट। UN का एक रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट अभी जो निकाला है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विथ UN स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारा ये दिया है कि नहीं है वो, हमें 2 पॉइंट इसमें बहुत अच्छा है जो आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाएंगे या आपको फैक्ट्स से याद रहना चाहिए। वाइल द कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स इन इंडिया, still the lowest among the BRICS nation including the newly added 6 country। अभी नए 6 मेंबर को जो ऐड किया गया है जो इफेक्टिव होंगे जनवरी 2024 से, उन सब को अगर मिला दिया जाए उनमें भी जो है वो लोएस्ट है, एंड इंडिया नेबर्स में भी।
इंडिया में 74% वर नॉट एबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2020, मतलब लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी डाइट तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। द फोर्थ हाईएस्ट शेयर अमंग द नेशंस कंसीडर्ड, ब्रिक्स और ब्रिक्स में जो नए मेंबर आए हैं उसमें देखा जाए तो फोर्थ हाईएस्ट है। तो ये पूरा एशिया का चार्ट है, इतना हमें कुछ नहीं जानना। तो इसमें 2 पॉइंट ये अच्छा है जो आप यूज़ कर पाएंगे किसमें, अपने मेंस आंसर राइटिंग में या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, ये कि जो है इंडिया में 100% हेल्दी डाइट अफोर्ड कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। डेटा में बताया जा रहा है कि 2/3 तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये फैक्चुअल डेटा पे क्वेश्चन इस बार भी आप देखेंगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। रेलवे टू एक्सपीडिट इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स ऑन पैसेंजर ट्रेन। तो रेलवे जो है जो सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल कर रही है, ओके। तो क्योंकि अभी रिसेंटली एक्सीडेंट भी हुआ तो रेलवे बोर्ड ने जनरल मैनेजर को, जो जोनल काउंसिल्स के जोनल रेलवे हैं सारे, उन सबको बोला है कि जो फायर डिटेक्शन है, ये फायर एक्सटिंग्यूशर है, नॉन एसी के कोचेज, सब पे ध्यान रखने के लिए बात की गई है। एलपीजी सिलेंडर नहीं होना चाहिए, ये सब जो उनका गाइडलाइंस है उसके ऊपर बात की गई है। हमें समझना है कि रेलवे सेफ्टी के लिए इंडिया में हो क्या रहा है। इंडियन रेलवे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इन एशिया में और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। यानी एशिया में तो सबसे लार्जेस्ट है और पूरे वर्ल्ड में अगर सारे कॉन्टिनेंट को मिला दें तो सेकेंड लार्जेस्ट है। सिंगल मैनेजमेंट के अंदर है, कोई और मैनेज नहीं कर रहा है इसको। फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में मुंबई से थाने बना था 34 किलोमीटर का, जो कि 1853 में ओपन हुआ था। बहुत सारा रेलवे तब से कंस्ट्रक्ट हुआ। ब्रिटिश रेलवे लेके आई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उनको रॉ मटेरियल्स इधर उधर से ले जाना था, फिर धीरे धीरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और आज पैसेंजर मूवमेंट के लिए बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ़्लाइट या महंगी टिकट, तो कॉस्ट इफेक्टिव है ये ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत सस्ता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो देखे तो एवरेज 23,000 पीपल डाइड एवरी ईयर बिटवीन 2010 टू 2021 इन रेलवे एक्सीडेंट में 23,000 लोग लगभग हर साल मर रहे हैं। एनसीआरबी क्लासिफाइज रेलवे एक्सीडेंट बोलते हैं डीरेलमेंट की वजह से, यानी ट्रैक से उतर गया, कॉलिजन, एक दूसरे से टकरा गए, आग लग गया उसमें, पीपल जो है वो गिर गए ट्रेन से, या ट्रेन कोलाइड कर गया विद पीपल ऑन जो मतलब ट्रैक्स पे लोग थे, और बहुत सारा काउजी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लिए? गवर्नमेंट ने एक कवच सिस्टम निकाला। अभी रिसेंटली कवच पे बहुत बात भी हो रही थी कि कवच क्यों नहीं काम किया, उड़ीसा में क्यों एक्सीडेंट हो गया। कवच एक मतलब इंडिजिनस है, मतलब हम लोगों ने यहाँ डेवलप किया है कंट्री में ही। डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है रेलवे, यानी वो कोलाइड करने नहीं देता है, यानी कॉलिजन होने से बचाता है। प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार भी है, जो कि 2016-17 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। गोल टू डबल द एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन्स एंड इंक्रीज पैसेंजर ट्रेन स्पीड बाय 50%, वाइल द फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग स्पीड। मतलब ये सेफ्टी को रिड्यूस करने के लिए लाया गया था। सेफ ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा, पोटेंशियली मिनिमाइजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड जर्नी। फिर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया गया, फंड जो होता है, कोष यानी फंड। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया 2017-18 में एक डेडिकेटेड फंड बनाया, एम्ड एट कैरिंग आउट सेफ्टी रिलेटेड वर्क इन सिस्टमेटिक मैनर। अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हो रहा है। गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंट फंड्स इन द मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, रेलवे नए ट्रैक्स ला रहे हैं, अलग उनका बॉगी अलग कर रहे हैं, जो ओल्ड है उसको हटा रहे हैं, ये सब है। एलिमिनेट हाई स्पीड और अल्ट्रा हाई स्पीड लाइंस ला रहे हैं। अभी अब वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए 150 से 180 का स्पीड इसको लाया गया, तो ट्रैवल टाइम कम हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, सेफ्टी भी रिड्यूस कर रहा है वो। एलिमिनेशन ऑफ मैंड लेवल क्रॉसिंग, गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग टुवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ मैंड लेवल क्रॉसिंग विच आर प्रोन टू एक्सीडेंट। मैंड लेवल क्रॉसिंग होता है जहाँ पे सड़क है और वहीं से रेलवे ट्रैक चला गया है, तो अब यहाँ से लोग तो जाएंगे, तो अब इससे बार बार उसको बंद करना है, नहीं बंद हो रहा है तो फिर अगर कुछ भी इरेगुलेटरीज होता है तो फिर उसके बाद उस एक्सीडेंट होना तो निश्चित है। अंडरपास, ओवरपास, इस पे काम किया जा रहा है। अभी समझते हैं कवच क्या है। कवच इंडिजिनस ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जिसको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी बोला जाता है, यानी कवच। कवच एक हिंदी वर्ड है, कवच का मतलब सुरक्षा। जैसे कर्ण थे महाभारत में, उनका एक कवच था तो सुरक्षा के लिए। या शहंशाह मूवी आपने देखा है तो उसमें अमिताभ बच्चन अपने हाथ में कवच पहन के घूम रहे होते हैं या बॉडी पे अपने सुरक्षा के लिए। सेम कवच इज़ अ वर्ड लाइक इज़ टू हेल्प द रेलवे टू अचीव द गोल ऑफ जीरो एक्सीडेंट। जीरो एक्सीडेंट का उन्होंने गोल रखा हुआ है। ट्रेन विल ऑल्सो स्टॉप ऑन देयर ओन व्हेन द डिजिटल सिस्टम नोटिस ए मैनुअल एरर लाइक जंपिंग ऑफ रेड सिग्नल और एनी अदर मैल फंक्शन। कोई भी मैल फंक्शन होगा डिजिटली वो ट्रेन को रोक देता है।
सिस्टम ऑपरेशन है मैन मेड टू मनमत टू सिकंदराबाद एंड परभीनी टू वादी प्लस विक्रम, ये बहुत सारे लोकेशन पे है, उससे मतलब नहीं। RFID टैग होता है जो हर 1 किलोमीटर में प्रोवाइड किया गया है स्टेशन यार्ड पे फॉर इस ट्रैक एंड सिग्नल फॉर ट्रैक आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन ऑफ ट्रेन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेन डायरेक्शन। ट्रेन जो है विल कम टू ए हॉल्ट ऑटोमेटिकली इफ अनदर ट्रेन इज ऑन द सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे इधर ये ट्रैक है, इस इधर से एक ट्रेन आ रही है इधर से सेम, तो वो बीच में रुक जाएगा, एक दूसरे से कॉलिजन मतलब कोलाइड नहीं करेगा। तो ये पूरा एक बनाया गया था, इसको कवच को बनाया गया, लेकिन अभी पूरे ओवरऑल बहुत कम ट्रैक पे यानी बहुत कम लाइंस पे जो रेलवे लाइन है उस पर अभी ये चल रहा है, मतलब डेवलप हुआ है। उसका रीजन मतलब 1-2% है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे से इसको डेवलप नहीं किया गया। तो इसी वजह से उड़ीसा में जो हुआ वहाँ पे नहीं था तो कॉलिजन हुआ और जिसकी वजह से बड़ा एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी लोग मरे, 200-400 पीपल मरे। ये तो ऑफिशियल डेटा है, उससे ज़्यादा भी मरे होंगे। ऑफिशियली तो हम लोग जानते हैं कि नहीं आता है वो प्रॉपरली, लेकिन काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था बहुत दिनों के बाद। इससे पहले बिहार में एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा, जो कि एक जो ट्रेन है वो सीधा रिवर में चली गई थी, उसमें काफ़ी लोग मोर देन 1000 पीपल मतलब पूरा ट्रेन ही ख़त्म हो गया था लगभग। लोकसभा स्पीकर रिवोक्स मतलब अधीर रंजन चौधरी हैं, लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन है जो लोकसभा में, तो उनका अभी सस्पेंशन कर दिया गया था एज अ मेंबर, सस्पेंड कर दिया गया था उनको, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोल दिया था जो कि पार्लियामेंट्री नहीं था, अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ कर दिया स्पीच में हमने। तो फिर उनको रिसेंटली फिर पैनल प्रिविलेज कमेटी ने बताया कि वो गलत है, तो फिर उनको स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन होता कैसे उसको समझते हैं। अधीर रंजन ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, मतलब ये इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल क्या है, रोल एंड ड्यूटी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन राज्यसभा के, टू मेंटेन ऑर्डर सो दैट हाउस कैन फंक्शन स्मूथली, इंश्योर दैट प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन द प्रॉपर मैनर। स्पीकर चेयरमैन इज एम्पावर्ड टू फोर्स अ मेंबर टू विदड्रॉ, यानी उसको बाहर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं संजय सिंह, उनको भी किया गया, फिर राघव चड्ढा को लेके किया गया। तो हैं बहुत लोग कर रहे हैं जो वेल में आके वो चिल्लाना, इस तरह से मैनर, वो एक जो ग्रूम्ड लोग हैं उस तरह से बिहेव नहीं करना। तो फिर जो स्पीकर हैं या चेयरमैन है वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको लगता है ये पूरा फंक्शनिंग में इंटरवीन कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं सही से, तो फिर उनको विड्रॉ बोलते हैं, बाहर चले जाइए आप, या सस्पेंड ही कर देते हैं पूरे सेशन के लिए। मैक्सिमम पीरियड क्या है सस्पेंशन का, जो सेशन है जो चल रहा है, जैसे मानसून सेशन चल रहा है तो मानसून सेशन का पूरा एक सेशन जो बचा होगा उस तक। सस्पेंडेड मेंबर्स कैन नॉट आइदर द चैम्बर और अटेंड द मीटिंग ऑफ द कमेटी भी नहीं जा सकते, ना ही चैम्बर में जा सकते हैं। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर डिस्कशन और सबमिशन, यानी कोई डिस्कशन और सबमिशन का नोटिस भी नहीं दे सकते। ही लूज द राइट टू गेट अ रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पे रिप्लाई का जो राइट है वो भी खो देते हैं। आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट, बट ऐसा है नहीं। महाराष्ट्र में 12 MLA को सस्पेंड कर दिया गया था, तो फिर पार्लियामेंट में उसकी हियरिंग हुई, तो एक्सट्रीम केस होगा तो फिर कोर्ट इंटरवीन करती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोल रहा है कि नहीं करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट जो जुडिशियल रिव्यू है उसको तो रखा गया है, वो किसी में नहीं हो रहा है लागू। कुछ रूल्स हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, उसको समझ लेते हैं। ये रूल के अकॉर्डिंग होता है, पार्लियामेंट में से कोई मतलब प्रोसीजर नहीं है। पार्लियामेंट में सिर्फ ये बोला गया है कि उनको प्रिविलेज है, वो जो पार्लियामेंट के अंदर है वो कुछ भी बोलेंगे, उस प्रिविलेज है, दैट्स इट। लेकिन वो रूल के अकॉर्डिंग होता है कि उनको कैसे, किस कंडक्ट पे हटाया जाएगा, किस कंडक्ट पे वापस लाया जाएगा। रूल 370 है, 374, 374A, राज्यसभा में 255, 256। स्पीकर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कंडक्ट ऑफ एनी मेंबर ग्रॉसली डिसऑर्डरली may direct such member to withdraw immediately from the house, and any member so ordered to withdraw shall do so forth with and shall remain absent during the rest of the day sitting. To deal with more obstinate and recalcitrant member, the speaker makes recourse to rule 374, 370, यानी कि अब बोल सकते हैं कि आप बाहर जाइए, आप सही से नहीं कर रहे हैं। 373 में ये है। 374 में क्या है, स्पीकर में नेम ए मेंबर इफ डीम्स हु डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर और अब्यूजेज द रूल्स ऑफ द हाउस बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस, यानी जानबूझ के वो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं पूरे बिजनेस जो वो चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, तो प्रोसीडिंग्स में वो कर रहे हैं तब। इफ ए मेंबर इज सो नेम्ड बाय द स्पीकर शैल ऑन ए मोशन बीइंग मेड फोर्थ पुट द क्वेश्चन दैट द मेंबर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो जो रिमाइंडर सेशन होगा उस तक उनको सस्पेंड कर दिया था, चाहे तो उसके पहले बुला भी सकते हैं। 2001 में ये 374 ऐड किया गया, 374A।
ग्रॉस वायलेशन होता है तो स्पीकर नेम लेते हैं, मेंबर जो सस्पेंड ऑटोमेटिकली हो जाता है फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर 5 कंजिक्यूटिव सिटिंग और द रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच एवर इज लेस, जो भी छोटा होगा, जो भी कम होगा उसके लिए, यानी 5 दिन का कम होगा, या फिर अगर 10 दिन बचा हुआ है तो 5 दिन के लिए होगा, ओके। और 2 दिन के लिए अगर बचा हुआ है सेशन तो 2 दिन के लिए ही होगा, 5 दिन नहीं होगा। रूल 255 इसमें भी वही है, लेकिन इसमें चेयरमैन के पास है सारा पावर। सस्पेंशन मेंबर है, चेयरमैन कैन सस्पेंड ए मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ काउंसिल फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो ये है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है कम्प्रिहेंसिवली, बस प्रिविलेज दिया गया है, ये याद रखना है आपको। ग्रीन कोड मीन्स एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ग्रीन कोड का मतलब, एक सेकेंड, ग्रीन कोड का मतलब वही है। ग्रीन कोड ने बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि आप क्या कीजिए, अब 10,000 ट्रीज लगाइए उत्तराखंड में, एज द पार्ट ऑफ कंपेंसेशन के लिए, कंपेंसेटरी, ओके, ट्री प्लांटेशन टू मेकअप, सॉरी फॉर फंबल। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल has directed the border organization to plant at least 10,000 trees within a month in Uttarakhand as part of compensatory tree plantation to make up for hundreds of trees felled during construction of a road from। तो ये क्योंकि जो कंपेंसेशन के थ्रू ऐसा बोला गया कि आप कंपेंसेट कीजिए प्लांट लगा के जो भी आपने जो ट्री को गिराया है रोड बनाने के दौरान, सिमली टू ग्वालदम के बीच में आप जो आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसमें जो भी रोड आप गिराया है तो उसको कैसे कंपेंसेट करेंगे, तो उसके लिए 10,000 ट्री आप लगाएं, ऐसा बोला एनजीटी ने। इसमें बहुत सारा कुछ नहीं समझना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एनजीटी क्या है, वो समझ लेते हैं, स्टैटिक कवर कर लेते हैं। इसमें न्यूज़ था, स्टैटिक कवर हो जाएगा। इस्टेब्लिश्ड इन 18 अक्टूबर 2010 अंडर एनजीटी एक्ट 2010, इस्टेब्लिश्ड फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मतलब जल्दी से जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड केसेस है, नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड, उसके केस को जल्दी से इफेक्टिवली डिस्पोज किया जा सके जल्दी। न्यू दिल्ली जो है प्रिंसिपल प्लेस है सिटिंग का ट्राइब्यूनल का, एंड भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई जो है अदर 4 प्लेसेस है ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल जो है बाउंड नहीं है प्रोसीजर लेड बाय द, यानी ये नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पे बाउंड नहीं है। एनजीटी जो मैंडेटेड है किसी भी को फाइनली विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग द, जो फाइल होगा 6 मंथ के अंदर उसको डिस्पोज कर देना है। इंडिया बिकेम द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेटअप ए स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल ऑन, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया है जो डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड डेवलप कंट्री है, तो इंडिया फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है। बीआरओ क्या है जिसको ऑर्डर दिया गया, बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है सिंस 2015 से। रोड कंस्ट्रक्शन करता है, कनेक्टिविटी डिफ़िकल्ट एंड इनएक्सेसिबल रीजन में, बॉर्डर एरियाज़ में, हिल्स में, इन सब जगह में। ऑफिसर्स स्टाफ्स होते हैं इसमें, जनरल रिवर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ऑपरेशन इन 21 स्टेट और 1 यूटी में, अंडमान निकोबार में और नेबरिंग कंट्रीज में भी, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में भी करता है। जो आप देखेंगे बीआरओ ने जो दिलाराम जरांज हाईवे अफगानिस्तान में 2008 में वो कंस्ट्रक्शन में हेल्प किया। फिर फरखोर आइनी एयर बेसिस है तजाकिस्तान में, वहाँ किया। बीआरओ इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम करता है। सुनामी में तमिलनाडु में हुआ, लद्दाख में फ्लैश फ्लड हुआ, जम्मू कश्मीर में 2012-14 में हुआ, तो उसके भी रिकन्स्ट्रक्शन वर्क में भी हेल्प किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वर्क करता है, ये याद रखना है हमें अच्छे से। और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के लिए 1 यूटी ओनली, पूरे भारत में काम नहीं करता है, ओके। और दूसरी कंट्री के साथ भी काम करता है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में काम करता है, ये हमें याद रखना है। 2-3 पॉइंट है बस। यूएन पीस कीपिंग प्रोटेस्ट में 10 लोग मारे गए हैं कॉन्गो के गोमा में। कॉन्गो कहाँ है, तो कॉन्गो ये रहा, ये आप देख रहे हैं, ये कॉन्गो है। इस कॉन्गो का मैप यहाँ आइए, यहाँ गोमा है ईस्टर्न पार्ट में, ओके। 10 पीपल वर किल्ड in Eastern Democratic Republic Congo after soldier attempted to stop a religious sect planned at anti-UN protest। UN के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था उनका। क्रिश्चियन एनिमिस्ट ग्रुप हैं जिनको नेचुरल जुडाइक एंड मेसियानिक फेथ टुवर्ड द नेशन एंड डिमांडेड डिपार्चर ऑफ UN पीस कीपर्स। ए प्रोटेस्ट रैली बैंड बाय लोकल अथॉरिटीज़। तो ये सब चल रहा है। UN पीस कीपिंग क्या है उसको समझते हैं, मेनली ये तो समझ गए हम कि कहाँ है। UN पीस कीपिंग को समझते हैं क्या है ये। मैप भी देख लिया हमने, प्लेसेस जो कॉन्गो में है गोमा, ओके।
वाइटल टूल है एम्प्लॉयड यूनाइटेड नेशन के द्वारा कंट्री को पाथ फ्रॉम कन्फ्लिक्ट। अगर अब अफ्रीका में कन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, ईस्टर्न कॉन्गो में भी काफ़ी दिनों से चल रहा है। कूप हुआ चुका है, मिलिट्री कूप की वजह से मिलिट्री पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है सिविल पर्सनल को रीजन जो अफेक्टेड हैं कन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से। यूएन पीसकीपिंग फैसिलिटेट पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट सिविलियन, सपोर्ट द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट को रिस्टोर करने में भी हेल्प करता है ये। इट ब्रिंग्स टुगेदर द यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, ट्रूप, पुलिस कंट्रीब्यूटर्स एंड होस्ट गवर्नमेंट इन ए कंबाइंड एफर्ट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूएन पीस कीपिंग की बात करें तो 193 मेंबर कंट्री, WHO कंट्रीब्यूट करता है, फंड जो भी होता है पर्सनल इक्विपमेंट फंड्स, वर्किंग विथ आवर इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हो सकता है, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक जो है, UNDP, UN वुमेन। पीस कीपिंग इंक्लूड्स है 16 मिशन, 4 कॉन्टिनेंट्स। बजट ठीक है, इतना ही है। इंडिया का देखते हैं रोल क्या है, इंडिया क्या है इसमें, बिल्कुल है इंडिया। रिच लेगेसी है, यूएन पीस कीपिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है। यानी यूएन पीस कीपिंग में उनका अपना कोई ट्रूप नहीं है, कंट्री को बोलते हैं वो आप हेल्प कीजिए। जैसे अफ्रीका में कुछ चल रहा है तो यूएन ने बोला, इंडिया को मान लीजिए बोला, यूएस को बोला या रसिया को बोला कि आपके ट्रूप्स चाहिए अफ्रीका में पीस के लिए, तो यूएन उसको लीड करती है, बस उनका कोई अपना ट्रूप नहीं होता। यूएन पीस कीपर्स को हम लोग बोलते हैं ब्लू हेलमेट्स। क्या बोलते हैं? ब्लू हेलमेट्स, क्योंकि ये लोग ब्लू हेलमेट्स, जब इंडिया के ट्रूप्स वहाँ जाएंगे, पुलिस वहाँ जाएगी तो उनको ब्लू हेलमेट्स पहनना पड़ेगा, तो ब्लू हेलमेट्स का पूरा ट्रूप बन जाता है वो। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ब्लू हेलमेट्स। ओके। इंडिया इज ए रिच लेगेसी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री, हिस्ट्री ऑफ डिप्लॉइंग सोल्जर, मेडिकल पर्सनल, इंजीनियर, सबको जाते हैं जो भी आर्मी और जो यूनिफॉर्म बेस्ड जो हैं हमारे आर्म फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस। 2,75,000 ट्रूप जा चुका है अब तक में। इंडियन आर्मी सोल्जर ने बहुत सेक्रीफाइस भी किया है, बहुत लोग 179 सोल्जर ने अपनी लाइफ खोया है, डेथ हुआ है उनका, शहीद हुए हैं वो। इंडियन आर्मी ने इस्टेब्लिश किया सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इन न्यू दिल्ली में। सेंटर क्या प्रोवाइड करता है? स्पेशलाइज ट्रेनिंग मोर देन 1200 ट्रूप्स एवरी ईयर इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, होस्टिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल कोर्सेज फॉर पोटेंशियल पीस मेकर एंड ट्रेनर्स। जो ये सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है जो दिल्ली में, वो एक्सपीरियंस बताता है क्या चल रहा है, कैपेसिटी जो पीस कीपर्स का है उसको इन्हेंस करता है, प्रोएक्टिव मेजर्स भी लिया है जेंडर इक्वालिटी के लिए, यानी वुमेन को भी डिप्लॉय किया है। डिप्लॉय फीमेल इंगेजमेंट टीम्स इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द कॉन्गो, यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्सेस अबई विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वुमेन कंटिजेंट आफ्टर लिबरिया। ओके, लिबेरिया के बाद सेकेंड है। इंडिया हैज़ डिप्लॉयड वुमेन मिलिट्री पुलिस इन यूनाइटेड नेशन डिसंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। वुमेन यानी कि जेंडर इक्वलिटी के लिए भी, यानी वुमेन भी जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें इंडिया ने डिप्लॉय किया हुआ है, तो इंडिया का काफ़ी रोल है। तो हमें जानना है यूएन का है ये, उसका कोई अपना फोर्स नहीं होता, वो कंट्री के फोर्सेस को लेती है, आर्म फोर्सेस को, और यूएन पीस कीपर्स को हम लोग ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं। रिबेल सोल्जर्स इन गैबॉन क्लेम टू हैव आउटस्टेड देयर प्रेसिडेंट। सोल्जर्स आ गए गैबॉन में, वो बोल रहे हैं अपने प्रेसिडेंट को हटाओ, मिलिट्री कूप हो गया वहाँ पे। गैबॉन में क्या चल रहा है वो जानते हैं। गैबॉन में बहुत लड़ाई चल रही है, ऐसा समझिए। गैबॉन कहाँ पे है? तो गैबॉन आप देखिए, ये आप देख रहे हैं अफ्रीका का मैप है, यहाँ पे आइए, ये यहाँ पे गैबॉन है। एक सेकेंड, ये दिख रहा है रेड वाला आपको, दिस इज, ये गैबॉन है, रेड वाला डॉट जो दिख रहा है आपको, और ये पूरा कंट्री है। जब आप मैप को हम जूम करते हैं, दिस इज़ गैबॉन। ओके, कॉन्गो के जस्ट बगल में, कॉन्गो में भी प्रॉब्लम चल रहा है, गैबॉन में भी चल रहा है। 7 कूप हो चुका है वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में 2020 से। अगर इसमें यहाँ हो गया कम्प्लीटली फाइनल तो समझिए 8th होगा। इससे पहले माली, गियाना, बुर्किना फासो, चैड, नाइजर। बुर्किना फासो में भी अभी इशू चल रहा है, रशियन ट्रूप्स को वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ के जो मिलिट्री हेड थे, तो वहाँ भी इशू चल रहा है, तो अनरेस्ट चल रहा है वहाँ पॉलिटिकल। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन भी चल रहा है वहाँ पे। गैबॉन ने क्या किया, अभी प्रेसिडेंट एली बोंगो जीते 3rd टर्म में इलेक्शन, जो वहाँ का इलेक्शन कमीशन है उसने उनको बोला, लेकिन वो 56 ईयर से पावर में थे, मिलिट्री ने पावर ले लिया, प्रेसिडेंट को हटा दिया। अपोजिशन चाहता है चेंज। जो उनके मेन चैलेंजर हैं उन्होंने एल्बर्ट ओंडो ओसा, उन्होंने बोला कि इलेक्शन रीक करके जीता हुआ है इन्होंने, यानी इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ है, ये रीक करते हैं तब जीत रहे हैं। 2009 में ये एली बोंगो आए जब इनके फादर का डेथ हो गया,
2016 में फिर जीते, लेकिन प्रोटेस्ट हो गया। इसलिए प्रोटेस्ट हो गया कि इनके ऊपर आरोप लगा, एलिगेशन था कि ये इलेक्शन रीग कर रहे हैं। तो ये सब इशू वहाँ चल रहा है, जिसकी वजह से अपोजिशन वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। तो मिलिट्री ने अपने हैंड में पावर ले लिया। गैबॉन जो है वो ओपेक का मेंबर है। यहाँ पे देखिए, गैबॉन इज़ ए मेंबर ऑफ ओपेक विथ ए प्रोडक्शन ऑफ सम, मतलब इतना बैरल करता है एक दिन में, 2 मिलियन पीपल, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, राइजिंग प्राइसेस है, 40% ऑफ गैबॉन इज एज 15 to 24 वेयर आउट ऑफ वर्क, वर्ल्ड बैंक ने बोला। क्योंकि ये ओपेक का मेंबर है तो यहाँ पे अगर अनरेस्ट होगा, क्योंकि ये एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला है, 1,81,000 बैरल पर डे ये प्रोडक्शन कर रहा है ऑयल का, तो ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ओपेक है क्या? ओपेक है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में हुआ था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुला फाउंडिंग मेंबर्स थे। एम क्या था? सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लक्चुएशन दैट माइट अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ बोथ प्रोड्यूसिंग एंड परचेजिंग। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, यानी इसका हेडक्वार्टर जो है वो अफ्रीका में नहीं है। ओपेक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज ए सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल विच शेयर्स द आइडियल्स, यानी इंडिया नहीं, इंडिया के पास इतना है नहीं। गैबॉन के बारे में जान लेते हैं। गैबॉन ने 1995 में अपना मेंबरशिप ले लिया था वापस, लेकिन फिर से ज्वाइन कर लिया 2016 में रिसेंटली। नॉन ओपेक कंट्री वो है जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं ओपेक प्लस कंट्री। जो ओपेक कंट्री नहीं है वो अगर करता है उसको ओपेक प्लस बोलते हैं। अजरबैजान है, बहरीन है, मेंबर नहीं है लेकिन ये एक्सपोर्ट करते हैं। ब्रुनई है, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सुडान एंड सुडान। ओपेक मेंबर कंट्री है इक्वाडोर, साउथ अमेरिका में देखें वेनेजुएला, 2 है। अगर अफ्रीका में देखें नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गियाना, गैबॉन, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अल्जीरिया, लीबिया, ठीक है। वेस्ट एशिया में देखें मिडिल ईस्ट, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, तो आपको याद रखना है। फाउंडिंग मेंबर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ये 5 ही है। ओके, आगे चलते हैं। दिल्ली एचपी, बहुत सारे लैपटॉप्स की कंपनी, उन्होंने आईटी हार्डवेयर को लेके पीएलआई स्कीम में इंटरेस्ट दिखाया है कि मतलब वो आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप से रिलेटेड उसके एक्सेसरीज, टैबलेट, पीसी, ये सब बनाना चाहते हैं। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव भी किया। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मॉडिफाइड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टैबलेट्स, लैपटॉप्स एंड मोर देन डबल इट बजटरी आउटले 17,000 करोड़ कर दिया, जो कि पहले 7,000 था ओनली। ओके, तो मोर देन डबल है ये, डबल तो 14-15 होता, 17,000 करोड़ कर दिया। रिवाइज स्कीम में ऑफर इंसेंटिव अप टू 9% का इंसेंटिव दिया जाएगा इंक्रीमेंटल सेल पे, टैबलेट, लैपटॉप, एलिनन, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर, जो भी है आईटी हार्डवेयर से। 10 ईयर क्या है इसका? एक्सटेंडेड टू 6 ईयर फ्रॉम 4 ईयर अनाउंसड इन 2021 में 4 ईयर, 25 के लिए किया गया था, जिसको 6 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ओनली 2 ऑफ द 14 फर्म्स दैट अप्लाइड फॉर बेनिफिट अंडर स्कीम अर्लियर वर्जन। तो पीएलआई स्कीम क्या है? तो पीएलआई स्कीम एक इनिशिएटिव है जो प्रोवाइड करता है इंसेंटिव टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री को to boost local production. Though this scheme, the government aims to give company incentive or incremental sale from products manufactured in domestic unit. PLI has been introduced to boost domestic manufacturing and cut down import bill. यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कर सकेंगे हम अगर अच्छा बनाते हैं, लेकिन हमारे अपना डोमेस्टिक कंजप्शन जो है उसको पूरा कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रोड्यूस आइटम्स रिलेटेड टू टारगेट सेगमेंट देयर एंड सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल, जो भी है कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में होना चाहिए। परमिटेड टू रन आइदर ब्रांड न्यू और करंट प्रोडक्शन फैसिलिटी, यानी ब्रांड न्यू की है या करंट चल रहा है। सेक्टर बहुत सारे हैं, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी वेयर, ड्रोन, एडवांस केमिस्ट्री, सेल, बैटरी, आप देख लीजिए, माइनिंग, टेक्सटाइल, सब है। इंसेंटिव क्या है? कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल सेल, range from as low 1% for the electronics and technology product to high as 20% for critical key starting drugs and certain drugs intermediaries, यानी फार्मास्यूटिकल भी है इसमें। तो पीएलआई है ये। पीएलआई में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो इंडियन कंपनी ही होगी, कोई भी फॉरेन कंपनी भी रजिस्टर्ड कर सकती है, लेकिन उस फॉरेन कंपनी भी आ सकती है, लेकिन उसको इंडिया में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा खुद को। ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम में इस बार क्वेश्चन भी आया पीएलआई को लेके।
यूपीएससी के 2023 प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि वो ओनली डोमेस्टिक, ओनली फॉरेन या बोथ के लिए ऐसा था स्टेटमेंट में, तो दोनों के लिए, फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी और डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए भी। आरबीआई लास्ट टॉपिक है ये। आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये आईएएस ऑफिसर ही हैं। उन्होंने कंसर्न दिखाया फ्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेके। उन्होंने बोला वाइल द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर शोड इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एट एन एग्रीगेट लेवल इन द रिसेंट टाइम्स, कंसर्न्स एंड वल्नरेबिलिटीज़ वर सीन फॉर सर्टेन इंडिविजुअल एंटिटीज़। नाम लिए बिना उन्होंने बताया कि द नीड फॉर द यूसीबी टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल ऑपरेशनल, यानी कि रेगुलेशन को लेके बताया कि अभी प्रॉब्लम है, ये सब बताया उन्होंने। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट हो, मॉनिटरिंग हो, मिटिगेशन, जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको मिटिगेट कर सकें। हम समझते हैं यूसीबी है क्या। यूसीबी का कोई फॉर्मली डेफिनेशन नहीं है। एक प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है जो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में इस्टेब्लिश किया जाता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड रीजनल रूरल बैंक, रोकल एरिया बैंक कुड बी कंसिडर्ड एज डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स एज दे ऑपरेट इन लोकलाइज्ड बैंक। ये बैंक जो है रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ स्टेट कंसर्न मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। गवर्न होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग लॉज, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1995, यानी कि आरबीआई इसको गवर्न कर सकती है क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर है ये। ओके, ये इनसाइट का मुझे अच्छा सा इन्फोग्राफिक मिला तो मैंने डाल दिया है, आपके काम आएगा। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम पे जाएं, सब्सक्राइब भी कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। बाकी कल से एडिटोरियल भी आएगा, आज भी एक एडिटोरियल अच्छा है, उसको कल से मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। कोऑपरेटिव बैंक की जो फाइनेंशियल एंटिटी अभी बता दिया ऊपर में। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में शेड्यूल्ड होता है, नॉन शेड्यूल्ड होता है, मल्टी स्टेट, सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट, सिंगल स्टेट इसमें होता है। फीचर क्या है? दे आर कस्टमर ओन्ड। कोऑपरेटिव बैंक मेंबर्स आर बोथ कस्टमर एंड ओनर। जो मेंबर होते हैं कोऑपरेशन से बनता है, तो वही जो मेंबर होते हैं वही ओनर भी होते हैं। डेमोक्रेटिक होता है, इक्वल वोटिंग राइट्स होता है, प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट का, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब में इक्वली। इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल मास, जहाँ बैंक नहीं है वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। आरबीआई ने रिसेंटली अपॉइंट किया था कमिटी कैटेगराइज यूसीबी इनटू 4 टायर्स, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। 4 टायर में जिसका डिपॉजिट 100 करोड़ है, फिर 100 से 1000, 1000 से 10,000, मोर देन 10,000। फॉर यूसीबीज द मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रखा गया था फ्रॉम 9% टू 15%। एंड टायर 4 यूसीबी, यानी कि अगर हम समझे, सॉरी, अगर हम समझे तो इसमें टायर 4 तक रखा गया कि बेसल नॉर्म्स जो होता है वो कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो को देखा जाता है कि जितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली क्या उनके पास उन्होंने मेंटेन करके रखा है अपना बैलेंस, कि अगर बैंक करप्ट होती है तो वो मैनेज हो पाएगा, तो वो वो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। एसेट और कैपिटल को लेके जो उनका रिस्क है वो मैनेज करने के लिए आरबीआई ने 4 की मेजर भी अभी नोटिफाई किया, इंक्लूडिंग गिविंग देम 2 years मोर टू मीट द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट। 4 की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है इसको थोड़ा आप देखिए, किसी दिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। 4 की मेजर्स, न्यू ब्रांच, यूसीबी कैन ओपन न्यू ब्रांचेज अप टू 10%, मैक्सिमम 5 ब्रांचेज ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जितना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था उसका, विदाउट प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 5 ब्रांचेज खोल सकते हैं। यूसीबी हैव टू गेट द पॉलिसी अप्रूव्ड बाय देयर बोर्ड एंड कंप्लाई विद फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड नॉर्म्स। वन टाइम सेटलमेंट, यूसीबी कैन डू वन टाइम सेटलमेंट एट पार विद कमर्शियल बैंक। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स थ्रू बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज में प्रोवाइड प्रोसेस एंड टेक्निकल रिट ऑफ। तो ये है पीएसएल टारगेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट रखा गया 2 years अप टू March 31, 2026। एक्सटेंड कर दिया गया इसको टाइम लाइन को 2 साल और। डेडलाइन टू अचीव पीएसएल टारगेट फॉर 60%, जो कि 2023 था, उसको 24 कर दिया गया। ओके, नोडल ऑफिसर, इन ऑर्डर टू मीट द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर फॉर क्लोज कोऑर्डिनेशन फोकस इंटरेक्शन, आरबीआई हैज नोटिफाइड ए नोडल ऑफिसर भी बनाया गया कि क्लोज कोऑर्डिनेशन के लिए या फिर इंटरेक्शन के लिए कोई डिमांड है कोऑपरेटिव सेक्टर का, उन सबको मतलब उन सबको फिक्स करने के लिए एक नोडल ऑफिसर बन दिया गया आरबीआई के द्वारा। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एंड इसका PDF आपको मिल जाएगा अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आप देख लीजिए वहाँ जाके। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया लेके आता हूँ। बाकी कल ये तो आएगा ही हमारा करंट अफेयर तो एवरी डे रहेगा, चाहे वो लेट आए, लेकिन करंट अफेयर आपको शाम के 6 बजे पहले से तो मिल ही जाएगा। कोशिश करूँगा मैं अब इसको मॉर्निंग में करूँ, 9 बजे से पहले अपलोड कर दूँ। थैंक यू।